13 अप्रैल 1919 को रामनवमी के दिन हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन तभी वहां पर जनरल डायर आते हैं और बिना किसी चेतावनी के वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। किसी के कंधे में गोली पड़ रही थी तो किसी का सर फट रहा था। कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां के कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन मौत ने उस वक्त किसी को नहीं पहुंचा। उस कुएं में दम घुटने की वजह से 120 लोगों की मौत हो गई। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग का गेट भी बंद कर दिया। जो लोग दीवार पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर भी गोलियां तानी गई थी। एक के ऊपर एक सब गिर रहा था, लेकिन गोलियां फिर भी बंद नहीं की गई। और 10 मिनट चली इस गोलीबारी में 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। और जो लोग घायल हुए थे, अंग्रेजों ने उनका इलाज तक करवाने नहीं दिया और पूरी रात उन्हें गिद्धों के खाने के लिए छोड़ दिया गया। और इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झंझोर के रख दिया। क्रांति की एक आग बैठ गई लोगों के मन में। लोग अपनी पुलिस की नौकरियां छोड़ने लगे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन इसी जलियांवाला बाग में एक लड़का ऐसा भी था जिसका पूरा परिवार खत्म हो गया था और उसने ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अंग्रेजी शासन को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। और 21 साल के बाद उसने अंग्रेजों की धरती पर ही एक बड़े ऑफिसर को मार गिराया और खुद शहीद हो गया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड पूरी अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक अभिशाप बना और कौन था वो लड़का। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिश सरकार डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लागू करती है। और इस एक्ट के अनुसार अगर ब्रिटिश सरकार को किसी पर भी शक होता है तो वो उसे जेल में डाल सके, किसी का भी आंदोलन रोका जा सके। लगभग 4 साल तक ये आंदोलन चला, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट को नहीं हटाया। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो लोगों को विश्वास हो चुका था कि अब तो यह एक्ट हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि सरकार ने इस एक्ट को हमेशा के लिए लागू करने का फैसला कर लिया। और 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। अब अंग्रेजों को जिस किसी पर भी शक होता तो वो उसको पकड़ के ले जाते। पुलिस अब बिना वारंट के किसी के घर में तलाशी ले सकती थी। इंडियन लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने तक को रोक दिया गया था। यानी कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लोगों को मारने के लिए बनाया गया था। भारत के सभी क्रांतिकारी अंग्रेजों की इस चाल को समझ चुके थे कि अंग्रेज करना क्या चाहते हैं, और भारत के सभी क्रांतिकारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया और रॉलेट एक्ट का विरोध करने लगे। महात्मा गांधी जी ने भी सत्याग्रह के नाम से इस आंदोलन में हिस्सा लिया और वो भी रॉलेट का विरोध करने लगे। रॉलेट एक्ट के पास होने के 3 हफ्ते के बाद 6 अप्रैल 1919 को सभी क्रांतिकारियों की एक मीटिंग बैठी और उस मीटिंग में यह तय हुआ था कि हम रॉलेट एक्ट को पूरी तरह से हटा देंगे। और सभी बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने अपनी आवाज़ उठाई और ये देखकर आम जनता चुप कैसे बैठ सकती थी, और उन्होंने भी इस आंदोलन में क्रांतिकारियों का साथ दिया। महात्मा गांधी का सिर्फ एक ही कहना था कि ना ही आज के बाद कोई काम पे जाएगा और ना ही कोई खेती करेगा। और ऐसा ही हुआ। देश में सभी दुकानें बंद हो गईं। स्टूडेंट अपनी किताबों को छोड़कर आंदोलन का हिस्सा बनने लगे और रॉलेट एक्ट के खिलाफ विद्रोह करने लगे। लेकिन वहीं पर 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा देश सदमे में चला गया। जब रामनवमी के दिन हिंदू और मुसलमान मिलकर शांतिपूर्वक एक रैली निकाल रहे थे और जैसे ही अंग्रेजों को ये पता चला कि हिंदू और मुसलमान एक हो गए हैं, तो अंग्रेजों की पैंट गीली होने लगी और उन्होंने तुरंत ही एक्शन लिया। उन्होंने कांग्रेस के 2 बड़े नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जो कि इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। और जैसे ये खबर महात्मा गांधी जी के कानों तक पहुंची तो उन्होंने मुंबई से पंजाब जाने का फैसला कर लिया और अंग्रेजों ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें पंजाब जाने से रोक दिया गया। लेकिन महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों की बात नहीं मानी और वो पंजाब चले गए। लेकिन दिल्ली से पहले ही पलवल में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक दिन में 3 बड़े क्रांतिकारी गिरफ्तार किए जाते। और जैसे ही ये खबर पंजाब के लोगों को पता चलती है कि 3 बड़े क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो उनका आक्रोश जोर जोर से फूट गया और 50,000 लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और उन्होंने कई सारे पुलिस वालों को मार दिया, कई सारे लोगों पर जानलेवा हमला किया। और उनमें से बड़ी अधिकारी भी थी, लेकिन इंडिया के लोगों ने उस पर भी हमला कर दिया। कैसे ना कैसे करके वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे बचाया और इसलिए जनरल डायर को तुरंत ही अमृतसर में तैनात कर दिया गया। एक तरफ लोगों के मन में गुस्सा भरा हुआ था और वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के मन में हिंसा भरी हुई थी। और तभी 2 दिन बाद रामनवमी का त्यौहार आता है और सभी लोग जलियांवाला बाग में बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अंग्रेजों ने उस दिन शहर में कर्फ्यू लगा रखा था
लेकिन किसी ने भी उस कर्फ्यू को फॉलो नहीं किया और सभी लोग जलियांवाला बाग में आ जा रहे थे। उस वक्त रोलक एक्ट तो था ही, इसलिए अंग्रेजों ने इसका पूरा फायदा उठाया और उन्हें पता था कि रामनवमी के दिन बहुत से लोग जलियांवाला बाग में आएंगे और यही सही मौका है उन्हें अपनी ताकत दिखाने का। मैं आपको बता दूं कि जलियांवाला बाग गोल्डन टेम्पल से थोड़ी ही दूरी पर है और उस बाग में एक कुआं भी था जहाँ पर सब लोग अपनी प्यास बुझा रहे थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि थोड़ी देर बाद ही इस कुएं में पानी कम बल्कि खून ज़्यादा हो। जलियांवाला बाग में जब जनरल डायर आता है तो उससे ठीक पहले एक हवाई जहाज ऊपर से उड़ता है। जनरल डायर ने उस हवाई जहाज को इसलिए उड़वाया था ताकि वो लोगों की गिनती कर सके, पता कर सके कि वहाँ पर कितने लोग हैं। और जैसे ही जनरल डायर को ये पता चला कि वहाँ इतने लोग हैं तो वो वहाँ पर पहुँच गया और अपने सिपाहियों को पोजीशन लेने के लिए कह दिया और बिना एक सेकंड गवाए बिना उसने तुरंत ही फायरिंग का ऑर्डर दे दिया और पल भर में ही हजारों के ढेर लग गए। ये भी नहीं पता चल रहा था कि सब किसका है और धड़ किसका है। लगभग 10 मिनट तक चली इस गोलीबारी में कोई नहीं बचा। कई लोगों ने भागने की कोशिश की तो कई लोगों ने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जनरल डायर के सिपाहियों ने चुन चुन कर एक एक लोगों को गोली से मारा और जो लोग मर नहीं पाए, जिन्हें भागने का मौका नहीं मिला, वो जिंदा ही उस कुएं में कूद गए। लेकिन जनरल डायर के दिल में रहम नाम का कोई शब्द ही नहीं था। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि उन गुलामों को सबक सिखाया जाए। और गोलीबारी तब तक बंद नहीं की गई थी जब तक वहाँ पर कोई जिंदा नहीं बचा था। एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ 1600 गोलियाँ चलाई गई थी और 1000 से ज़्यादा बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहाँ कई सारे बच्चे ऐसे थे जो कि ठीक से चलना भी नहीं जानते थे, लेकिन जनरल डायर ने वहाँ पर किसी पर रहम नहीं किया। बच्चे चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन जनरल डायर ने गोलीबारी बंद नहीं कराई। और जब सब लोग नीचे गिर गए, किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, तब फायरिंग रोकी गई और फायरिंग रुकते ही जनरल डायर तुरंत ही वहाँ से निकल गए। फायरिंग करीब 5:30 बजे हुई थी और 6:30 बजे वो अपने कैंप पहुँच गया था और कैंप पहुँचने के बाद भी उसके दिल को तसल्ली नहीं मिल रही थी और उसने पानी और बिजली को कटवा दिया कि जो लोग जलियांवाला बाग में घायल हुए हैं वो लोग सुबह तक अपने आप ही तड़प तड़प कर मर जाएं। किसी को भी जलियांवाला बाग में सुबह तक अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई और शहर में भयंकर विद्रोह चल रहा था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब उसी रात 10 बजे जनरल डायर वापस आता है और जोर जोर से अनाउंसमेंट करने लगता है कि अगर किसी ने भी अंदर जाने की हुकूमत की तो उसे भी मार दिया जाएगा। और सभी लोग अपने अपने घरों में चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन एक महिला थी रत्ना देवी, वो कैसे ना कैसे करके जलियांवाला बाग में पहुंच जाती है और वहां पर अपने पति को ढूंढने लगती है और वो देखती है कि एक के ऊपर एक लाश पड़ी हुई है और वो पूरे बाग में अपने पति को ढूंढती है और उसका पति मृत अवस्था में मिलता है। वो अपने पति के पास जाती है और छाती पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगती है। क्या बीत रही होगी उस महिला पर। एक तो उसका पहले से भी कोई नहीं था और जो था वो भी चला गया, लेकिन तभी उस महिला को एक 6 साल का बच्चा दिखता है और वो पूरी तरह से घायल था। महिला ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा बल्कि उसने बोला कि मुझे पानी चाहिए। लेकिन भगवान का कहर कि जिस कुएं में दोपहर तक खूब सारा पानी था, अब उसमें सिर्फ और सिर्फ लाशें पड़ी हुई थी और सारा पानी लाल हो चुका था। जब सुबह हुई तो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करने लगे। कई लोग इसे अंधा कानून कहने लगे तो कई सारे लोग इसे बिना वकील वाला कानून कह रहे थे। जब जनरल डायर की इस हरकत के बारे में सभी अंग्रेजी अधिकारियों को पता चला तब किसी ने भी जनरल डायर को सजा नहीं दी और वो लोग इस खबर को पब्लिक होने से रोकने लगे। उन्होंने सारे के सारे न्यूज़पेपर बंद करवा दिए, सारे के सारे टीवी चैनल बंद करवा दिए और अमृतसर से किसी को भी बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था। ये खबर अंग्रेजों ने पूरी तरह खत्म कर ही दी थी, लेकिन तभी इस फील्ड में एक बंदा उतरता है जिसने अंग्रेजी हुकूमत को घुटनों पर ला के रख दिया और उसने पूरी दुनिया को बताया कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ था और शायद आज ये बंदा नहीं होता तो जलियांवाला बाग हम लोगों के सामने कभी आता ही नहीं और ये जहर लोगों के मन में ही रहता। इस बंदे के बारे में मैं थोड़ी देर से बात करूंगा। जब ये खबर पब्लिक हुई थी तो पूरे देश में तो न्यूज़पेपर छपे ही छपे थे, बल्कि बाकी देशों की मीडिया ने भी इस न्यूज़ को खूब कवर किया और ब्रिटेन की इज्जत हर देश में गिरने लगी। लोग कहने लगे कि कितना घिनौना काम किया है, लेकिन इसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुंह पर शर्म तक नहीं आई और उन्होंने जनरल डायर की और उल्टी तारीफ की। यानी कि अंग्रेजों को इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। 14 अप्रैल की सुबह जब सब लोग विद्रोह कर रहे थे, कोई भी काम पर नहीं जा रहा था, तो अंग्रेजों ने उन लोगों से कहा कि कल से यहाँ कोई भी विद्रोह नहीं करेगा और सब लोग अपने अपने काम पर जाएंगे। लेकिन कल भी ऐसा ही हुआ और कोई भी काम पे नहीं गया और 15 तारीख की सुबह जनरल डायर फिर से वापस आता है और फायर का ऑर्डर दे देता है।
और इसमें भी करीब 15 लोग मारे जाते हैं और 27 लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन जनरल डायर फिर भी हंस रहा था और लोगों ने भी विद्रोह बंद नहीं किया और बड़े बड़े क्रांतिकारी, बड़े बड़े अधिकारी अपनी जॉब छोड़ने लगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक अवार्ड मिला था तो उन्होंने वो भी लौटा दिया। महात्मा गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि मिली थी तो उन्होंने वो भी लौटा दी और सभी बड़े बड़े क्रांतिकारी मिलकर इस आंदोलन का सहयोग करने लगे और कहने लगे कि जनरल डायर को दोषी ठहराया जाए। और 19 नवंबर 1919 को जनरल डायर को दोषी करार कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कोई ज़्यादा बड़ा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है, बल्कि उसे सिर्फ और सिर्फ पद से हटा दिया जाता है। लेकिन ठीक 8 साल बाद जनरल डायर की ब्रेन हेमरेज की वजह से उसकी मौत हो जाती है। भारत को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है तो वो है भगत सिंह जी का। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसी सुबह भगत सिंह वहाँ पर पहुँचते हैं और मन में संकल्प कर लेते हैं कि मैं एक दिन भारत को आज़ाद कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। भगत सिंह ने अपने विद्रोह से अंग्रेजों की रातों की नींद हराम कर दी और देश को आज़ाद करके सुनहरे अक्षरों में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। लेकिन इसी जलियांवाला बाग में एक बंदा और भी था जिसने भी कसम खाई थी और उसका नाम है सरदार उधम सिंह। उधम सिंह ने भी ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं जलियांवाला बाग का बदला लेकर रहूंगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसके पीछे हाथ किसका है और तभी उन्हें पता चला कि जलियांवाला बाग में जनरल डायर को जो ऑर्डर दिया था वो भी ब्रिटेन में बैठा है और वो 1934 को ब्रिटेन पहुंच जाती है और सही मौका देखकर वो उसे मार देती है और खुद भी उसी जगह शहीद हो जाती है। भारत को आज़ाद कराने में किसी एक आदमी का हाथ नहीं है बल्कि सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा हाथ लगाया है। जिस बंदे के बारे में अभी मैं बात कर रहा था जिसने जनरल डायर को भी गलत प्रूफ कर दिया था वो थे शंकर नायर और वो एक वकील थे। आज भले ही हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है लेकिन फिर भी ऐसे सपूतों को शहीद नहीं होना चाहिए था। आज हम सब कुछ भूल गए हैं कि हमें आज़ादी कैसे मिली थी। तो उठो यार, जागो और आनंद उठाओ इस आज़ादी का। और आज इसलिए मेरी पंक्ति है कि सपनों के झूले में हम सभी झूल जाते, वो तो अच्छा है कि नोट छप गए वरना महात्मा गांधी तक को भूल जाते। और ये मेरी सबसे पहली प्रमोशन है। अगर किसी भी कंपनी को अपना प्रमोशन कराना हो तो मैं उसे बिल्कुल फ्री में करूँगा। मेरा पहला प्रमोशन बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। तो जो कंपनी अपना प्रमोशन कराना चाहती हैं वो मुझे मेल करिए, उसका पहला प्रमोशन बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। तो दोस्त, जय हिंद, जय भगत सिंह।